हर्षद मेहता से भी खतरनाक स्कैम। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर जिंदगी बिताने वाला हर आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कुछ लोग क्राइम की दुनिया में भी आ जाते हैं। आपने हर्षद मेहता स्कैम के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अब हर्षद पर बनी फिल्म का सीजन 2 आने वाला है, जिसमें कहानी है अब्दुल करीम तेलगी की। एक ऐसा शख्स जिसने क्राइम से पूरे भारत सरकार को हिला दिया था और जिसके अरेस्ट पर कई नेताओं के हाथ पांव फूलने लगे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी चोरी न पकड़ी जाए। आखिर क्या था ये स्कैम और कौन था ये अब्दुल करीम तेलगी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है सन 2000 की, जब बेंगलोर पुलिस को एक टिप मिलती है कि 2 लोग फेक स्टैम्प पेपर को लेकर कहीं जाने वाले हैं। इस इन्फॉर्मेशन के मिलने पर वो लोग एक जगह छापा डालते हैं और उन्हें वहां पर फेक स्टैम्प पेपर मिल भी जाते हैं, जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे ही दिखते थे, लेकिन कोई आदमी उनके हाथ नहीं आता। आगे के इन्वेस्टिगेशन में एक नाम सामने आता है और वो नाम अब्दुल करीम तेलगी नामक एक व्यक्ति का होता है। इस अब्दुल का पहले भी जेल में रिकॉर्ड रह चुका है और यहाँ से पोल खुलना शुरू होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब्दुल का जन्म 1961 में कर्नाटक में हुआ था और 8 साल में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और परिवार की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें रेलवे स्टेशन के पास सब्जी और फल बेचने पड़े। लेकिन अब्दुल में पहले से ही गजब का टैलेंट था। इसी गरीबी में उसने स्कूल पास किया और फिर बीकॉम की डिग्री लेकर वो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर फ्लैक्स इंडिया में काम करने लगा। यहाँ पर बुरी परफॉर्मेंस के कारण जब उसे निकाला गया तो कृष्णा गेस्ट हाउस नाम की एक जगह में काम करने लगा। लेकिन इस नौकरी से भी वो खुश नहीं था। उसने अपने सपने कुछ ज्यादा ही बड़े देख रखे थे और उन्हें पूरा करने के लिए वो सऊदी अरेबिया चला गया, जहाँ उसने कई सारी जॉब्स की और उसे कई हद तक सक्सेस भी मिली। लेकिन ये वो सक्सेस नहीं थी जो उसे खुश कर सके, इसलिए वो भारत लौटा और मुंबई चला आया। यहाँ पे अब्दुल ने ये नोटिस किया कि बहुत सारे ट्रेवल एजेंसी लोगों का फेक पासपोर्ट बनाकर अच्छे खासे पैसे छाप रही थी। फिर क्या था, उसे मौका दिखा और वो भी उस बिजनेस में घुस गया। उसने अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स के नाम से एक ट्रेवल एजेंसी भी खोली, जो मिडिल ईस्ट जाने वाले उन लोगों के काम आती थी जिनके पास पासपोर्ट के लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। पासपोर्ट के साथ साथ ही उन्हें इमिग्रेशन प्रोसेस से पास करवाने में भी मदद कर रहा था। लेकिन कुछ वक्त तक सक्सेसफुली इस बिजनेस को चलाने के बाद से उसे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने पकड़ लिया और अब्दुल को जेल हो गई। जेल जाने के बाद या तो आदमी सुधर जाता है या फिर क्राइम में ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है। उसे यहाँ पर कई सारे क्रिमिनल्स मिले जो अलग अलग तरह के क्राइम्स करके आए थे और उसका नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग होता चला गया। इसी जेल में उसे रतन सोनी मिला, जो कि एक स्टॉक मार्केट स्कैम के चलते जेल में था। इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद इन लोगों ने आपस में एक स्कैम का प्लान बनाना शुरू कर दिया। रतन ने अब्दुल को स्टैम्प पेपर की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि लगभग हर तरह की रजिस्ट्रेशन में स्टैम्प पेपर की कितनी जरूरत होती है। इन दोनों के पास पूरा प्लान तैयार था और क्योंकि तब भारत काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, इसलिए स्टैम्प पेपर की जरूरत बिजनेस सेक्टर में भी पड़ रही थी। इन लोगों ने जेल से बाहर आने के बाद सबसे पहले सरकारी अफसरों और पॉलिटिशियंस के बीच में अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि इसके बिना ये काम इम्पॉसिबल था। फिर इन्होंने 1974 में एक ऑफिशियल स्टैम्प वेंडिंग लाइसेंस भी इशू करवा लिया ताकि उन पर किसी को शक न हो। अब स्टैम्प पेपर प्रिंट करने के लिए उन्हें एक मशीन चाहिए थी और उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि नासिक में एक गवर्नमेंट सिक्योर की प्रेस थी जहां पर स्टैम्प पेपर प्रिंट किए जाते थे। इनकी मशीन जब पुरानी हो जाती थी तो वो इन्हें ऑक्शन करके बेच देते थे। अपने कनेक्शंस के थ्रू अब्दुल ने इस ऑक्शन में भाग लिया और ऐसी ही कई मशीन खरीद ली। इसके बाद बचा स्टैम्प पेपर का पेपर और उसकी इंक या डायल मशीन हाथ आने के बाद ये सब चीजें जुटाना उतना मुश्किल नहीं था और कई पॉलिटिशियंस भी इस काम में उसकी मदद कर रहे थे। इसके बाद तो अब्दुल ने धड़ाधड़ फेक स्टैम्प पेपर प्रिंट करने शुरू कर दिए और उन्हें मार्केट में डिस्काउंट रेट पर बेचना शुरू कर दिया और इस तरह लोग भी अब अब्दुल के पास ही आने लगे। कुछ समय बाद रतन और अब्दुल के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। अब सिर्फ इस बिजनेस में अब्दुल तेलगी ही बचा था और उसका एम्पायर एक्सपेंड करता गया। वो जितना पैसा कमाता उतने ही उसके कनेक्शंस अंडरवर्ल्ड से लेकर संसद में मजबूत होते गए और क्योंकि वो ओरिजिनल मशीन पेपर और इंक का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता था कि उसके इशू किए गए स्टैम्प पेपर फेक हैं। इसके बाद उसे ज्यादा तरक्की चाहिए थी तो उसने एक और ट्रिक लगाई और मार्केट में सारे स्टैम्प पेपर खरीदने शुरू कर दिए ताकि स्टैम्प पेपर की किल्लत होने लगे। अब वो समय आ गया था जब किसी को भी स्टैम्प पेपर की जरूरत होती तो उसे अब्दुल के पास ही जाना पड़ता और कई बड़ी बड़ी कंपनी भी उसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करने लगी। अब्दुल ने अब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना शुरू किया और फेक स्टैम्प पेपर के साथ साथ अब वो फेक फी स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प, स्पेशल एडहेसिव स्टैम्प्स, फॉरेन बिल्स, ब्रोकर नोट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी और बाकी कई सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने लगा। उसने अपने इस पूरे धंधे को संभालने के लिए करीब 350 से ज्यादा एजेंट्स को हायर किया हुआ था और इस बीच उसने 32,000 करोड़ से ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स बेचे थे। लेकिन इसी बीच वो टिप आ गई और उसके ठिकाने पर रेड पड़ गई। इस रेड के बाद तो वो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन फिर एक दूसरी टिप ने पुलिस को बताया कि वो अजमेर के लिए निकलने वाला है और तब उसे अजमेर में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कारनामों की जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। इस इन्वेस्टिगेशन में अब्दुल करीम तेलगी के अलावा इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के कई ऑफिसर्स का भी नाम सामने आया और साथ ही समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता अनिल होटे भी इस पूरे स्कैम में मिले हुए थे और उन्हें 4 साल की सजा हो गई। लेकिन इस सजा के होने से पहले उन्हें एक बार इस केस में छोड़ भी दिया गया था। वहीं दूसरी ओर अब्दुल और उसके बाकी साथियों को 30 साल की सजा हुई और उस पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब्दुल के पास अभी भी कई ऐसे राज थे जिनके सामने आने से तहलका मच सकता था। इसी वक्त ये खबर चली थी कि अब्दुल सारे नाम शायद पुलिस को बताने वाला है और इसके लिए वो सजा माफी जैसी डील्स भी नेगोशिएट कर रहा
था, वहीं दूसरी ओर तेलगी इस नेताओं से लगातार कांटेक्ट में था ताकि वो इस केस से बाहर निकलवा दे। खैर ये दोनों ही चीजें नहीं हो पाई क्योंकि 23 अक्टूबर 2017 के दिन अचानक ये खबर आती है कि अब्दुल तेलगी की मौत उसकी जेल सेल में ही हो गई है। मौत के कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया जाता है, लेकिन एक और अजीब घटना होती है जिससे लगता है कि ये मौत नेचुरल नहीं थी। साल 2018 में नासिक सेशन कोर्ट का एक फैसला आया था कि क्योंकि पुलिस के पास पूरे सबूत नहीं है, इसलिए ये साबित नहीं किया जा सकता कि अब्दुल तेलगी इस केस में कसूरवार थे। अब्दुल को 2006 में अरेस्ट किया गया था और ये जजमेंट साल 2018 का है, यानी कि 12 साल में पुलिस ऐसे सबूत को इकट्ठा नहीं कर पाई जो ये जुर्म साबित कर दे। कई लोगों ने कहा कि जुर्म साबित हो जाता तो फिर केस की बाकी कड़ियों को उससे जोड़ना पड़ता और फिर उसके पीछे तो बहुत नामी ग्रामी लोग थे, आखिर फिर उसकी सियासत का क्या होता। यहीं से लोगों ने ये बात करनी शुरू कर दी। जिस तरह हर्षद मेहता की मौत भी जेल में हुई थी और कई बड़े लोगों का नाम उस स्कैम से बाहर आने से बच गया था, उसी तरह अब्दुल करीम तेलगी के साथ भी हुआ है। सोचिए बिना सबूत के ये मुमकिन कैसे था कि कोई मुकदमा इतना लंबा खिंच जाता। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। किसी के पास तो सबूत थे जो बाद में जाकर जानबूझकर कोर्ट में पेश नहीं हुए। खैर इस मामले में उसके बाद बहुत ज्यादा तो बात नहीं हुई, लेकिन अब फिर से नए सिरे से लोगों ने इस पर बात करना शुरू कर दिया। आपको अपने विचार में क्या लगता है कि क्या पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्व होने वाली बात बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर आपको इसमें कुछ सच्चाई भी दिखती है? साथ में हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि क्या आप ऐसे और स्कैम के बारे में वीडियोस देखना पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।